अच्छा, ये सूरत हाल है आपकी इसकी है हमारी रिवर वाटर फ्लक्चुएशन की, कि इंडस रिवर में 9 महीने में के दौरान सिर्फ 20% पानी आता है और 3 महीने के दौरान 80% पानी आता है, ओनली रिवर इंडस, दरिया सिंध में। लेकिन बाकी जो दरिया हैं, झेलम का है या चनाब का है, उसमें 3 महीने के दौरान 70% पानी आता है और 9 महीने के दौरान 30% पानी आता है। अब ये जो पानी की है ये हैवी फ्लक्चुएशन है। हमारे पास हैं क्या, सिर्फ 3 दरिया हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी रावी सतलुज, या रावी सतलुज ब्यास तो इंडिया को चले गए, हमारे पास सिंध है और चनाब है और झेलम है, ये 3 दरिया हैं। अब ये 3 दरिया इंडिया के इलाकों से, मकबूजा कश्मीर से निकल के आते हैं, तो इंडियन वाटर एग्रेशन का भी इशू है। दरिया काबल जो आता है हमारे इस के अंदर, उसका भी इशू बढ़ सकता है। और ख़ास तौर से रिवर इंडस में जो फ्लड पोटेंशियल है उसे भी लाजमी चेक करना पड़ेगा। जब पानी ज़्यादा आता है बह जाता है, जब पानी कम आता है उस वक्त हम रोते हैं। इस फ्लक्चुएशन को हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने काबू में नहीं लेंगे, जब पानी ज़्यादा होता है उससे नहीं करेंगे तो हम काबू नहीं पा सकते। आप ये देख लें कि ऊपर रिवर इंडस है, बाकी नीचे दरिया हैं। ये रिवर इंडस के अंदर पानी कितना है, मेन मास्टर प्लान जो मास्टर की अवेलेबिलिटी है वो तो सारी की सारी इंडस से है। उसके ऊपर अगर हम नहीं प्लान करेंगे और बाकी दरियाओं पर जितना भी करेंगे तो उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर सकते। तो मेन हमारा सिस्टम सारा का सारा पाकिस्तान का जो है, ये कह लें कि 2/3 या 2/3 से कुछ कम 60% वो तो सिर्फ इंडस बेसन है, सिर्फ इंडस रिवर है। अब 60% पानी जहाँ से आता है उसे हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त हमारे पास महरूमी रहेगी। ये आप ये सूरत हाल देखें, यहाँ पर तीनों दरियाओं की, ये मैंने 1975 से लेकर 2000 तक की है कि इंडस का कितना पानी है, ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, और हमारा दूसरे पानी जो हैं वो कितने हैं, ये बाकायदा ऑटोमेटिकली बता रहे हैं। ये नीचे जो रेड लाइन है और दूसरी लाइन है ये बता रही है। रेड लाइन जो है झेलम की है और जो दूसरी ग्रीन लाइन है वो चनाब की है, और ऊपर जो सीधी लाइन है वो हमारे इंडस की है। ये 2000 से लेकर 2020 तक का ये ग्राफ है। उसमें आप देख लें कि इंडस का कितना पानी है और उसके मुकाबले में दूसरों का कितना पानी है। तो ये हमें वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जब तक हम इंडस को कंट्रोल नहीं करेंगे हमारी इस फ्लक्चुएशन हमें तंग करती रहेगी, और जिस दिन हमने इंडस को कंट्रोल कर लिया तो आपस का एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। भाई घर में मुश्किल से, मैं बल्कि एक बात सीधी सी कहता हूँ, 100 बंदे हैं और हर बंदे ने 2 रोटियाँ खानी हैं, 199 रोटियाँ रख दें, देखें सारे धक्कम पहले शुरू हो जाएगी। उन्हें पता है जी मैं अगर सुस्ती की तो 1 रोटी मिलेगी, और अगर पूरी 200 रोटियाँ मिली पड़ी होंगी हमें फ़िक्र ही नहीं होगी, हमें पता है हमारी 2 रोटियाँ पूरी पड़ी हैं। यह सबसे चीज़ है कि बदअतमादी वहाँ पैदा होती है जहाँ हमारी ज़रूरत से कम चीज़ हो। तो जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है और उस पर हम नहीं अगर काम करें तो फिर ये बदअतमादी वाली बात नहीं, ये हमारी नेग्लिजेंसी वाली बात है। इस नेग्लिजेंसी को हम दूर करें तो फिर ये बात हो सकती है। ये पूरी उसकी टेबल है, ये बाकायदा प्रेजेंटेशन मौजूद है मैडम के पास, आप इनसे ले भी सकते हैं देखने के लिए। ये पूरा उसके अंदर हर जगह का तीनों दरियाओं का जो है ना मुकम्मल डेटा दिया हुआ है, ताकि इसके अंदर आप चेक कर सकें, कुछ भी कर सकें। अब यहाँ पोजीशन देखें, मैंने जिस तरह कहा था कि मैंने 145 के बजाय 140 में म्यूजियम करता हूँ खुद ही, क्योंकि पानी की कमी है। आप देख लें इंडस के अंदर जो है 1975, 2000 और 2020 के दरमियान अगर उस पानी को हम देखें तो ये तकरीबन 8.89% की शॉर्टफॉल आया है इंडस पे। उसमें शायद ये भी वजह हो सकती है कि हमारे जो ये ग्लेशियर बहे हैं उसकी वजह से कुछ हो, लेकिन झेलम में 15.5%, 16.5% का, और चनाब के अंदर तकरीबन 18% का शॉर्टफॉल आया है। ये मुजमूई तौर पर शॉर्टफॉल जो है मध्य दरियाओं के अंदर है। ये भी हमें देखने की बात है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंडिया ने किया हो, और ये ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी हमाकतों से जो जंगल काटे हैं उसकी वजह से बारिशें कम हुई हों। ये भी हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन देखेगा कौन, हमारे अदारे देखेंगे। ये मैं आपके जो हैं, आप तो खैर लोकल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के जो हैं, जो कि पानी की अपना वो डील करते हैं, ये जो काबल का पानी आ रहा है ये भी एक एलिमेंट है, इसकी तरफ भी सोचना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़े हम्बली KP के अपना अफगान गवर्नमेंट को ये पहुँची है कि हम एक काबल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना लें, ताकि उसके अंदर हम ये करेंगे कि रिवर काबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि उसमें जितने भी अखराजात होंगे वो पाकिस्तान पे करेगा, टेक्निकल सपोर्ट भी पाकिस्तान देगा, और मजमूई तौर पर हमारा पूरा प्लान हो जाएगा।
उन्हें ये दी है, अल्लाह करे अगर हो जाए तो उसके अंदर ये है कि रिवर काबुल का एलिमेंट अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा नहीं रहेगा। अदरवाइज़ हमें सोचना चाहिए कि ये एलिमेंट मौजूद है। यहाँ ये बात है कि हमारी कश्मीर की करारदाद तो बाकायदा यूएनओ की है ना। अगर इंडिया धौंस धांधली से या उन अपने जो उसके सरपरस्त हैं उनकी मर्ज़ी से यूएनओ की करारदाद को भी अगर थोड़ा सा खुडे लाइन लगा सकता है, अगर ये वाटर ट्रीटी के हवाले से कुछ करे तो फिर क्या होगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो उसके लिए तरीका ये है कि जो पानी हमारे पास है हम उसे कम से कम उस पर तो काबू पा लें। अगर काबू नहीं पाएंगे तो फिर पछताना हमें पड़ेगा। काबू कहाँ पाया जाए? क्या आप रिवर मोला के ऊपर इतना बड़ा बना सकते हैं जितना बड़ा ये तरबेला डैम है? नहीं बन सकता। वहाँ के पानी की अवेलेबिलिटी इतनी है। क्या रावी पर हम इतना बड़ा डैम बना सकते हैं? क्या झेलम पर इतना बना सकते हैं? वहाँ की अवेलेबिलिटी उतनी है, वहाँ की साइट ही ऐसे नहीं है। तो वो कहाँ पर है? हमें ये देखना पड़ेगा कि वो साइट कहाँ है जहाँ पर वो पानी का पोटेंशियल है, उस पानी के पोटेंशियल को हम स्टोर भी कर सकें। आप ये देख लें, एक सिंपल चीज़ है कि भाषा के मुकाम के ऊपर जो हमारी पानी की अवेलेबिलिटी है वो 50 मिलियन एकड़ फुट है। तिरबेला के मुकाम पर जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो 60 मिलियन एकड़ फुट है सालाना एवरेज। और कालाबाग के मुकाम पर जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो 90 मिलियन एकड़ फुट है। तो 90 मिलियन एकड़ फुट और 60 मिलियन एकड़ फुट, ये डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को हम किस तरह क्या यूटिलाइज कर पा रहे हैं? अब ये जो 30 मिलियन एकड़ फुट बड़ा है, इससे काबू करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। वो जगह कहाँ है, कहाँ हो सकती है? ये डायलॉग हम आपस में रख लें, आपस में एक दूसरे के सामने, अपने माहिरीन के सामने, कि ये बताएं कि तिरबेला से नीचे फ्लड का जो पोटेंशियल है वो है भी तिरबेला से नीचे। आप ये बताएं कि हमें कालाबाग को छोड़ दें, साइड पर रख दें, इस पानी को हमने कहाँ स्टोर करना है? कहाँ इस पानी को काबू करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो ये कहें कि ये मुकाम तो कालाबाग है, तो फिर सोच लें कि अगर इस पानी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या ख्याल है ये आपस में सूबों के दरमियान जो रिफ्ट पैदा हुई भी है ये दूर हो सकती है? नहीं हो सकती। प्लानिंग के लिए अकॉर्ड बन गया, वाटर अकॉर्ड, पानी की तकसीम का फ़ैसला हो गया। अब जितना भी पानी आएगा तकसीम का एक फार्मूला है, उसके मुताबिक तकसीम हो जाएगा। सूबे जो क्लेम करते हैं हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें हमें हम्बली और बड़ा टेक्निकली उन्हें जवाब देना चाहिए और इस तरीके से फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए कि उसमें एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो। और एक बात सीधी सी है, पानी अगर हम बचा लेंगे तो ये हमारी नेशनल सर्वाइवल है। नॉट ओनली नेशनल सर्वाइवल, हर सूबे की सर्वाइवल है। अब जिस तरह वो कह रहे थे कीर्तर की तरफ से जो आता है वो नामुकम्मल है, पानी नहीं है भी, वो हम उस पानी को काबू करेंगे तो हमें वो पानी मिलेगा, चाहे कोई भी हो। ये देखें, ये हमारी तिरबेला झील का एक है कि जब ये तिरबेला झील बनी थी 1975-76 में तो कितना पानी था और अब कितना डाउनफॉल आ गया है, पानी कम हो गया। अब ये जो पानी कम हुआ है तो उसमें क्या होता है कि जब आता था ना पानी, जो तकरीबन 9 मिलियन एकड़ फुट का रिजर्वायर था, अब वो जब ये रबी का आखिरी वक्त होता था तो उस वक्त भी मार्च में तकरीबन 3-3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी झील में होता था। वो रबी के आखिरी फसल के लिए भी और रबी खरीफ की बुआई के लिए भी वो पानी काफ़ी था। लेकिन अब उसका जो कैपेसिटी है ये अब कागज़ों में तो अभी 5.98 आ रहा है, लेकिन वो जो है ना बाकायदा उसके लेटर आ चुके हैं कि अब तिरबेला डैम की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 5.88 मिलियन एकड़ फुट हो गई है। आप ये देखें 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी से भी कम हो गया है। तो हर दफ़ा मार्च में होता है कि पानी ये डेड लेवल पे पहुंच जाता है, बल्कि मार्च से पहले जो फ्लो आ रहा होता है बस उसी को पानी को आगे भेजते हैं, इसके अलावा उसमें नहीं होता। जब ये सूरत हाल होगी तो पानी किस तरह मिलेगा? नहीं मिल सकता। ये जो 3.5 मिलियन एकड़ फुट बल्कि 3.25 मिलियन एकड़ फुट कम हुआ है, इसका अजाब पूरा पाकिस्तान के चारों सूबे झेल रहे हैं। अब यहाँ मैंने ये एनालिसिस किए हैं कि गुद्दू बराज पर देखें, गुद्दू बराज से पानी सिंध को भी मिलता है और बलूचिस्तान को भी मिलता है, तो ये ख़ास तौर से किया। इसके अंदर आप ये देखें कि राइट साइड के ऊपर जितना पानी है
यहाँ नीचे मैंने बाकायदा ये बताया है कि हमने पानी जो है अपना खरीफ और रबी में सिंध और बलूचिस्तान का कितना है, तो टोटल सिंध और बलूचिस्तान को 52.63 मिलियन एकड़ फुट पानी की उसके रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर राइट साइड के ऊपर देखें, ये हमारा टोटल पानी है, तो हमारे पास कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है, कभी 57 है, कभी 55 है, कभी 74 है, कभी 67 है, कभी 95 है, कभी कितना है। सिर्फ एक साल जो है 2018 के अंदर 49 MF था, और अदरवाइज़ कंटिन्यू जो है वो 60 से ज़्यादा ही रहा है। तो इसका मतलब है कि 52.63 जो कि सिंध की और बलूचिस्तान की फुल रिक्वायरमेंट है, उससे तो ज़्यादा ही पानी गुद्दू पे पहुँचा ना। तो फिर क्यों नहीं मिल सका? इसलिए नहीं मिल सका कि पानी ये उस वक्त आया जब हमारी ज़रूरत नहीं थी, और अगर उस जो ज़रूरत के जब हमें नहीं थी वो पानी कहीं स्टोर हो जाता, तो फिर जब वो गुद्दू पर पूरा पानी पहुँचता ज़रूरत के वक्त, तो हमें पूरा पानी मिलता। ये भी एक मेन वजह है जिसके लिए हमें सोचना चाहिए खुद। हम एतमाद की बात करते हैं, इरसा में तो चारों सूबों के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, माहिरीन हैं। सूबा बलूचिस्तान अपना माहिर देता है, सिंध अपना माहिर देता है, और चार मेंबर होते हैं इरसा के, वो आपस में फ़ैसला करते हैं। उन्होंने 2015 में ऑफिशियल लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये ऑफिशियल लेटर की कॉपी है, कि आप पीछे देखें 22 मिलियन एकड़ फुट के निचले लाइन में 22 मिलियन एकड़ फुट के रिजर्वायर बना लें। ये बाकायदा ऑफिशियल लेटर में मौजूद है, ये और ये वाज़ेह तौर पर। और उसमें उन्होंने कहा है इस लेटर के अंदर, ये लेटर भी इसमें मौजूद है, कि आप बना लेंगे तो आपकी मीशत बच जाएगी, आप ये तमाम आपकी एनर्जी सस्ती हो जाएगी। और यहाँ मैं इस एनर्जी के हवाले से बात करूँ, 150 अरब यूनिट हमने पैदा किए, 39 अरब यूनिट हमने पैदा किए हाइडल के ज़रिए। उसकी कास्ट आई है ₹2.49 पर यूनिट, यानी 1.25 सेंट पर यूनिट, 39 अरब यूनिट की जो हमने हाइडल से पैदा की है। ओवरऑल हमने पैदा किए 150 अरब, और जिसमें हाइडल के भी शामिल हैं। और उन ओवरऑल जो अपने पैदा किए हैं 150 अरब यूनिट, उनकी कास्ट आई है 13 सेंट पर यूनिट, यानी कितनी हो गई? तकरीबन 26-27 रुपये पर यूनिट। ये तो है जनरेटिंग कास्ट, जो कंज्यूमर एंड के ऊपर आई, जिसके अंदर लाइन लॉसेस भी शामिल हैं, जिसके अंदर बिजली के थेफ्ट भी शामिल है। तो ये हो गए ना 32-33 रुपये पर यूनिट। तो फिर क्या ख्याल है, 32-33 रुपये यूनिट मिलने चाहिए या पे करना चाहिए या कम करने चाहिए? तो आप बताएं, जिससे हम सिर्फ ₹2.49 से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, और ₹2.49 भी क्यों, ये जो नीलम जलम बना है इसकी कास्ट तकरीबन कोई 11 रुपये उन्होंने पर यूनिट के रखी है, जब तक इनकी कैपिटल कास्ट पूरी नहीं होती। हमेशा इंजीनियरिंग का असूल है, कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है ना, वो अपनी कास्ट पहले 5-7 साल में पूरी करता है, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट में जाता है। तो वो जो 10-11 रुपये जो उन्होंने रखी, हालांकि उसका जो इनिशियली जो टैरिफ आया था वो 17 रुपये यूनिट आया था, लेकिन उसे उन्होंने 11 रुपये पर रखा कि चलो 5 साल नहीं, ज़्यादा अरसे के अंदर वापस कर देंगे। तो उसकी वजह से ₹2.49 पर यूनिट हमारी हाइडल कास्ट आज 2021-22 में आ रही है। तो आप बताएं कि हाइडल के अगर हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तरतीब करते हैं, तो हम अपनी जो अपना कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसे हम कम नहीं कर सकते? जब कम करेंगे तो उसका प्रॉपरली फ़ायदा होगा। वाई हम ये कहें जी हमें हुकूमत क्यों सब्सिडी दे, क्यों नहीं वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाती है जिसके ज़रिए हम अपनी इस कास्ट को, हम अपनी एनर्जी की जो कास्ट है उससे हम कम कर सकें। और ये चारों सूबों के मुश्तरका तमाम ने इत्तफाक करते हुए उन्होंने बाकायदा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है। इरसा ने फार्मूला बना दिया, चारों सूबों को इत्तफाक की ज़रूरत है। अब भी इस बात की गुंजाइश है कि इत्तफाक के लिए कोई ज़रिया पैदा किया जाए, अब भी इस बात की ज़रूरत है। जितनी भी मैंने ये बात की है, इसके बावजूद भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इत्तफाक के लिए कोई ज़रिया पैदा करें इसके लिए, और आपस में हम डायलॉग करते जाएं। एक मुकाम है कोट मिठन, ये गुद्दू से ऊपर है, और तकरीबन जो 30-35 मील के फासले पर गुद्दू की झील शुरू हो जाती है। देखा होगा कि उन्हें आप में से, कोट मिठन के ऊपर ऐसी पोजीशन है कि वहाँ से ये पैनद आके मिल रहा है, पैनद के मुकाम पर, और वो पानी आके जो है ना गुद्दू पे आके ये इससे कोट मिठन पर आके वो दरिया भी जो है ना इंडस के साथ मिल जाता है। नहीं, पंजाब का लास्ट है, और पंजाब लास्ट है, और साथ ही फिर वो कश्मीर और वो आ जाता है। कोट मिठन पर अगर हम छोटा बैराज बना लें तो उससे यह है कि हम इजीली जो है जब भी पानी की ज़रूरत होगी
सिंध का एक ऑब्जेक्शन भी है और बलूचिस्तान का भी है कि जब पानी वो मांगता है, देखें बात इस चीज़ की है कि हमने जाना है इत्तफाक़ राय की तरफ। जब पानी सिंध मांगता है और सिंध कहता है कि जब हम पानी मांगते हैं, हम चश्मा से हमें पानी रिलीज़ करते हैं और 7 दिन में कोटद्दू पे पहुंचता है, 7 दिन में कोटद्दू पे पहुंचता है और फ्लड के अंदर 6 दिन में पहुंच जाता है, तो हम तो मारे गए। और फिर गुद्दू से लेके खेतों तक पहुंचते पहुंचते फिर 7-8 दिन लग जाते हैं, तो फसल तो ख़राब हुई। तो उसमें आप बात सीधी सी है कि कोट मिठन के मुकाम पर अगर हम बराज बना लें, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 0.25 मिलियन एकड़ फुट का हो, वहाँ की मैंने देखी है, लेकिन उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फिजिबिलिटी बनाने की और के लिए। जब ये खिंची कनाल बन रही थी, उसके लिए इनिशियली कोट मिठन की अपनी तजवीज़ दी थी। तो कोट मिठन पे उन्होंने ये कहा कि कोट मिठन से अगर हम कच्ची कनाल बनाएंगे तो उसका स्लोप नहीं होगा, ज़्यादा स्लोप बहुत कम होगा, तो इसलिए फिर वो तौसा से चालू किया, क्योंकि कच्ची प्लान जो है वो ज़्यादा है। लेकिन कोट मिठन की जो जगह मौजूद है, अगर आप कोट मिठन में कर लेते हैं तो जब भी इंडस सिंध पानी मांगता है, आप कोट मिठन से पानी उसे दे दें, उसे फ़ौरन ही 8-10 घंटों में उस झील में पहुंच जाएगा, मसला हल हो गया। नंबर 1। फिर ये रहेगा कि चश्मा से लेकर गुद्दू तक हज़ारों ट्यूबवेल जो है पानी चोरी कर रहे हैं। इल्ज़ाम तो लगाता है ना, हम ये नहीं कह रहे सच है, ये झूठ है, सच झूठ के बारे में हम जा ही नहीं रहे। जब पानी मिलेगा तो ऑटोमेटिकली, और वहीं से बलूचिस्तान को भी पूरा पानी मिलेगा। ये नक्शा है, इसमें आप देखें ऊपर नीचे एक कोट मिठन की जगह है, नीचे कोटद्दू है। अगर ये जो पट फीडर कनाल आ रही है, जो कि आप गुद्दू बराज से निकल रही है, आप इस पट फीडर कनाल को भी कन्वर्ट कर दें कोट मिठन से डायरेक्ट, कोट मिठन से डायरेक्ट पट फीडर कनाल को पानी मिले, और पट फीडर की आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं कि पूरे इलाके को जो पानी जो बलूचिस्तान के हिस्से का है, कुछ कच्ची कनाल से आ जाए और कुछ यहाँ से आ जाए। कच्ची प्लान को भी पूरा मुकम्मल होना चाहिए। ये जब आ जाएगा तो बलूचिस्तान को भी इंडिपेंडेंट पानी मिला। बलूचिस्तान ये नहीं कहेगा कि जी सिंध ने पूरा पानी नहीं दिया, उसे भी पूरा मिल रहा, और सिंध भी बलूचिस्तान का पानी नहीं कट करेगा, हर साल कट करता है कि जी मुझे ऊपर से पानी नहीं मिला तो मैं तुम्हें पूरा पानी क्यों दूँ, होता ही है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो क्या ये एतमाद पैदा करने के लिए एक बेहतर ज़रिया नहीं है? क्यों हम ये कहते हैं कि नहीं 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 जी सिंध गलत कह रहा है? भाई क्यों हम कहें कि सिंध गलत कह रहा है? क्यों हम कहें कि पंजाब पानी चोरी कर रहा है? क्यों हम कहें जी बलूचिस्तान को पूरा पानी नहीं मिला? हर एक अपने उसका ऊपर मुकम्मल हो कि आपने कोट जहाँ से कोट मिठन है उस बराज से आपने बलूचिस्तान के हिस्से का पानी और कुछ तौसा से आपने कच्ची कनाल के अपने हिस्से का पानी पूरा ले लिया। जब बलूचिस्तान को अपने हिस्से का पानी कंट्रोल्ड फुल मिलेगा, सिंध को पूरा मिलेगा, तो फिर आपस के क्या ख्याल है, तफरके कम हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, शैतान ने फिर भी नहीं छोड़ना, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उन तफरकों को कम तो करें। अब आप देखें होता क्या है, जब फ्लड आते हैं तो इस तरह तबाही होती है। 2010 में 1781 बंदे सिर्फ फ्लड के दौरान डेथ हुई है, 1781, और बाद में उनकी टराल 2000 से भी ज़्यादा हो गई है। और सिर्फ एक फ्लड के अंदर 43 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान का इकोनॉमी लॉस हुआ है। 43 बिलियन डॉलर ओनली वन ईयर, कभी 10 बिलियन डॉलर, कभी 20 बिलियन डॉलर, कभी 43 बिलियन डॉलर। बंदे मर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ये किसका लॉस है? जब इतने लॉस होंगे तो हम होंगे। डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में डैम बन जाता कालाबाग डैम, तो अब तक हम 1000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बढ़ा चुके होते। हम तो 100-125 बिलियन डॉलर से हम चीखे मार रहे हैं कि जी 125 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा हो गया। यह तो मामूली इतना सा कर्ज़ा है। हर साल हम 30 से 35 मिलियन एकड़ फुट पानी समुद्र में बहा रहे हैं एवरेज। 1 मिलियन एकड़ फुट की कार से 2 बिलियन डॉलर सालाना। इसका मतलब है हम 60 बिलियन डॉलर का पानी की जो इकोनॉमी है हर साल हम समुद्र में बहा रहे हैं। हम अक्लमंद हैं या बेवकूफ़ हैं? और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और जी बड़ा भाई छोटे भाई को दे दे, ये कह रहे हैं। बड़ा भाई कह रहा है मैं खुद भूखा मर रहा हूँ। यहाँ ये सूरत हाल है, और 60 बिलियन डॉलर का पानी हम समुद्र में फेंक रहे हैं। जो बंदे मर रहे हैं वो अलग मर रहे हैं। यहाँ एक सूरत हाल है कि मेन खुशक इलाके कहाँ हैं? आपके KPK में जो आपके जनूबी 5 अजला हैं, डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, करक का कुछ इलाका, आपके पंजाब के अंदर जो आपका ये चुलिस्तान का इलाका है,
सिंध में थर का इलाका है, अब ये ऊपर का ये सिस्टम कर लेंगे, अब इन इलाकों में पानी कहाँ हो और किस तरीके से हम अपने, ये मैंने छोटा सा ये दिया है, ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं है, ये ओवरऑल है, हमने अपने 100% पानी को यूटिलाइज़ करना है, करेंगे किस तरह। आप ये देखें, कलाबाग से रेड लाइन जा रही है डॉटेड राइट हैंड पर। ये इसलिए है कि जो चाश्ती मैन की रिपोर्ट थी ना, वो ये थी कि जब बरसात का मौसम होगा तो ये कलाबाग से रसूल लिंक चल पड़ेगी, फुल भरेगा पानी, फिर हम झेलम के पानी को हम बाई बाई कर देंगे जो मंगला में आ रहा है। उससे ये होगा कि मंगला डैम हर साल भरेगा, क्योंकि अब ये जो पानी आ रहा है वो ब्लॉक कोटरी जा रहा है। ये जब पानी, जब हम इसके ज़रिए जब रसूल के मुकाम पर ये पानी आएगा तो रसूल और रसूल से नीचे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी काम हैं, वो पानी इंडस का यूज़ हो रहा है बरसात के मौसम में। मंगला के साथ ही एक और भी हमारे पास ऑफ चैनल है रोहतास, फिर रोहतास भी हमारा 2.5-3 मिलियन एकड़ फुट का वो भी बन सकता है, वो भी भर सकता है। अब पानी और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो बाकायदा एक ऑफ चैनल कनाल आपकी तरबेला से सीधी डायरेक्ट लेके वो हमारी आएगी अखोड़ी, और अखोड़ी भी 6 मिलियन एकड़ फुट का प्रोजेक्ट है, वो बन सकता है। ये हो गया। अब वहाँ से पानी आप ये देखें, एक ऊपर मंगला है, मंगला से रेड लाइन और लगी हुई है डॉटेड मराला पे, वहाँ से मराला पे जब पानी हमने काबू कर लिया है, मराला पर आया, मराला से रावी और सतलुज में आ गया। सतलुज में आया तो आप ये नीचे डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये है रिवर हाकड़ा। ये 1871 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरहिंद कैनाल निकाली सतलुज से, तो ये हाकड़ा जो था ये बरसाती दरिया था, और कुछ पानी बरसात का जो था वो जब फ्लड आता था तो सतलुज का पानी भी इसमें हाकड़ा में दाखिल हो जाता था, दरिया चल पड़ता था, कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद, और कभी 5 साल बाद। लेकिन जब उसने 1871 के अंदर जब वो अपनी नहर निकाली सरहिंद कैनाल, जिससे जंड, नाभा और पटियाला स्टेट्स, बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उन्हें जब पानी दिया तो ये जो पानी था इसमें हाकड़ा खुश्क हो गया। आज ये हाकड़ा मुर्दा दरिया बन चुका है। ये आपके पंजाब के अंदर फोर्ट अब्बास का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में, उसके नीचे से ये दरिया बीच में शामिल होता था और ये पूरा चुलिस्तान से और थर के अंदर जाके चला जाता था। अगर इस बेड को पानी मिल जाता है, कहाँ से मिलेगा? हेड सुलेमानकी से, दरिया सतलुज पर ये रोज चल पड़ती है तो आपका जो है तकरीबन 70-80 लाख एकड़ का रकबे को पानी मिलने की सबील पैदा हो सकती है। वरना भूल जाएं कि आपको चुलिस्तान को पानी मिलेगा या थर को पानी मिलेगा। थर और चुलिस्तान वाले हमेशा रोते रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा। हाँ, बाल्टियों में भर के ले जाएं, टैंकरों में भर के ले जाएं तो वो और बात है, अदरवाइज़ हमें नेचुरल तरीके से पानी नहीं मिलेगा, जो कि हमारे पास पानी मौजूद है और पानी ज़ाया जा रहा है समंदर की तरफ। ये मेन चीज़ है कि हम अपने टोटल पानी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बाकी जो दूसरा इलाका है, मैंने पहले ही कहा था कि तकरीबन 90% जो है वो दूसरे इलाके हैं और 10% इलाका जो है ना इस पर है, और 10% इलाका भी कम नहीं है, अच्छा खासा इलाका है जिसे हम आबाद कर सकते हैं। आखिर में जब हमने आंखें खोल ली, जब ही सवेरा हो जाएगा, और जब सवेरा होगा तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जब मुश्किलें दूर होंगी तो फिर हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।